आज की क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 4.5 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और इस प्रश्नावली में आपको दो चीज़ें समझना है। एक समझना है उपसारणिक और एक समझना है आपको सहखंड। ठीक, इन दोनों चीज़ों को निकालना आप इस प्रश्नावली में सीखोगे। तो चलिए टाइम को लॉस नहीं करते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 4.4 के सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पहले पार्ट में आपको यहाँ पर सारणिक दिया गया जो कि 2x2 कोटि का है, 2 - 4 0 3। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट हैं A11 जैसे यहाँ पर कोई ऐसे सारणिक लिखा A11 A12 A21 A22। अच्छा, ये A11 A12 ये सब क्या होता है? देखिए, अगर 1 है तो मतलब पहली रो पहला कॉलम, मतलब पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। A12 का मतलब पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। A21 का मतलब दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। A22 का मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमारे 4 एलिमेंट हैं तो इनके जब उपसारणिक निकालेंगे तो 4 ही निकल के आएंगे। उपसारणिक को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में माइनर बोलते हैं, इसलिए इसको M से लिखा जाता है। तो जब हम उपसारणिक निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, उपसारणिक निकालेंगे तो उपसारणिक देखिए 4 निकल के आएंगे। पहला निकल के आएगा M11 यानी पहली रो पहले कॉलम, फिर दूसरा निकल के आएगा M12 पहली रो दूसरा कॉलम, फिर निकल के आएगा M21 दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है ना? फिर निकल के आएगा M22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक, इसी प्रकार अगर हमें निकालना पड़ेगा क्या भाई? सहखंड। क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड। तो सहखंड को हम बोलते हैं कोफैक्टर और इसको A से लिखते हैं तो A11 यहाँ से निकलेगा, A12 निकलेगा, A क्या निकलेगा भाई? 21 दूसरी रो पहला कॉलम और A22 निकलेगा, क्योंकि यही एलिमेंट ही इसमें उपस्थित है, यही अवयव है ही इस सारणिक में। 3x3 का होता तो आगे आपका A31 A32 ये सब निकल के आ जाता। तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया। अब देखिए उपसारणिक को मैंने कहा M से लिखते हैं इसलिए M11। 11 का मतलब पहली रो और पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देना हमें। क्या बचा भाई? 3। तो ये आपको हो गया पहले उपसारणिक का मान, पहले एलिमेंट के उपसारणिक का मान। अब जो दूसरा एलिमेंट है M12 मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम का छोड़िए, तो ये पहली रो हो गई और ये दूसरा कॉलम हो गया, बचा 0 0 लिख देंगे यहाँ पर। उसके पश्चात फिर यहाँ पर अगला है M21 मतलब दूसरी रो को छोड़ो और पहले कॉलम को छोड़ो, क्या बचा? -4, ये तीसरे उपसारणिक का मान हो गया। उसके बाद आपका है M22 मतलब दूसरी रो को छोड़ो और दूसरे कॉलम को छोड़ो, तो क्या बचा भाई? 2। इस तरीके से 4 एलिमेंटों के 4 उपसारणिक आपके आ गए। कितना आसान बताइए। अब जैसे सहखंड निकालना है तो कुछ ना मत कीजिए, यहाँ 3 लिखा 3 लिखो, यहाँ 0 लिखा है 0 लिखो, यहाँ -4 लिखा -4 लिखो, यहाँ पर 2 लिखा 2 लिखो। अब एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर 1 मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट हैं इनको जोड़ने पर अगर सम संख्या मिले तो इसी अवयव को आप प्लस चिन्ह के साथ गुणा कर दो। सुनिएगा ध्यान से। और अगर इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर एक विषम संख्या मिले तो माइनस चिन्ह के साथ गुणो, मतलब सम संख्या तो प्लस चिन्ह के साथ और विषम संख्या अगर आ जाए जोड़ने पर तो माइनस चिन्ह के साथ इन एलिमेंटों को गुणा कर देंगे बस। तो देखिए 1 है, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या में आए तो इसका मतलब 3 को हम प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 ही लिखा रहने देंगे। A12 है, A12 एक विषम मतलब 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या तो माइनस से गुणा करेंगे, 0 को माइनस से गुणा करो या ना करो ये आपका ठीक है। फिर A21 मतलब 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या होने की वजह से माइनस का गुणा करेंगे -4 का, तो ये आपका हो जाएगा कितना भाई? प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार फिर A22 की बात करें, 4 आएगा, 2 को जोड़ने पर 4 एक सम संख्या इसलिए 2 को हम क्या करेंगे भाई? प्लस से गुणा करेंगे, तो ये प्लस है ही ऑलरेडी पहले से। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? उपसारणिक के सहखंड हो गए और ये मतलब सारणिक के उपसारणिक हो गए, ये सहखंड हो गए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहाँ पर जैसे आपको दूसरा पार्ट दिया गया था, दूसरे पार्ट में बोला गया था ये आपका A, ये आपका C, ये आपका B और ये आपका D। तो जैसे तुमको निकालना है उपसारणिक, क्या निकालना भाई? उपसारणिक। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से उपस्थित? M11 है, M12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक, M21 है दूसरी रो पहला कॉलम है, M22 है। ये 4 आपके उपसारणिक निकलेंगे। ठीक है ना? तो जैसे आप M11 का मान निकालोगे, पहली रो पहला कॉलम छोड़ोगे तो D बचेगा, ठीक, फिर पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो B बचेगा। फिर आ जाइए A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ोगे तो C बच जाएगा, और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो ये आपका A बच जाएगा। इस तरीके से ये आपके चारों एलिमेंट के क्या आ गए? उपसारणिक आ गए। अब आपको जैसे सहखंड निकालना है तो सहखंड के लिए बहुत सिंपल, ये 2x2 के लिए हम बता रहे हैं। अगर सारणिक आपका 2x2 का है तो ऐसे आपको निकालना है।
ठीक है ना। वैसे निकालना 3x3 में भी इसमें बस 9 अवयव हो जाते हैं, तो थोड़ा तरीका बदल जाता है, आसान तरीके से भी बताएंगे। तो सैखंड जैसे निकालना, तो मैंने कहा सैखंडों को ए से लिखते हैं, तो A11 निकलेगा, यहाँ पर A12 निकलेगा, A21 निकलेगा और A22 निकलेगा, क्योंकि यही 4 एलिमेंट ही है। इन्हीं चारों अवयवों का क्या निकालना है, सैखंड निकालना है। तो यहाँ पर जो अवयव है, जो भी अवयव है उसको लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए, यहाँ पर A, मतलब बाकी सब उतार दीजिए, बस चिन्ह आपको लगाना है इसमें बस सैखंड में। तो जैसे 1 है तो 1 को जोड़ने पर सम संख्या आएगी, और सम संख्या के लिए हम प्लस से गुणा करते हैं, तो प्लस का डी रहेगा। A12 का मतलब क्या आ जाएगा, विषम संख्या 3 आएगी, और विषम संख्या के लिए माइनस से गुणा कर देंगे इस एलिमेंट को। A21 ये भी आपकी विषम संख्या आ जाएगी, 21 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा, तो इस संख्या को भी माइनस से गुणा कर देंगे। A22 4 आएगा, सम संख्या के लिए प्लस से गुणा करेंगे, प्लस का A रहेगा। तो इस तरीके से ये हो गई सैखंड और ये हो गई उपसारणिक। अब समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपका सारणिक दिया जाता है 2x2 का, तो उसके उपसारणिक और सैखंड का मान कैसे ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, है ना। अब मजा आएगा आप लोगों को, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए भाई, कोई चीज रटना नहीं आपको भाई, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, यहाँ पर जो आपको सारणिक दिया गया है वो 3x3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब ये 3x3 का सारणिक दे दिया गया, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको उपसारणिक और सैखंड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप उपसारणिक का नाम दोगे, उपसारणिक, देखिए बहुत आसान। फिर अगली हेडिंग लगाओगे भाई सैखंड, ठीक है ना। उपसारणिक को हम M से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट है M11, दूसरा एलिमेंट है M12, तीसरा एलिमेंट है M13, मतलब पहली रो में पहला कॉलम, पहली रो में दूसरा कॉलम भी है, पहली रो में तीसरा कॉलम भी है, ठीक। इसी प्रकार दूसरी रो में भी, तो M21 यानी दूसरी रो में पहला कॉलम भी है, M22 भी है, M23 भी है और M31 भी है, तीसरी रो पहला कॉलम भी है, ठीक है ना, दिखाई पड़ी रहा है। इसी प्रकार A32 हो जाएगा और A33 हो जाएगा, मतलब तीसरी रो तीसरे कॉलम तक उपस्थित है। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा A11, A12, A13, A221, है ना, और उसके बाद A22, A23, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ, A23 हो गया ना, A31, A32 और A33, ठीक है ना। अब चलिए, ये आपके इतने निकल के आएंगे सैखंड, और 9 ही निकल के आएंगे क्या आपके भाई उपसारणिक, क्योंकि 9 आपके अवयव हैं, तो 9 अवयवों के 9 उपसारणिक निकलेंगे, 9 सैखंड निकलेंगे। चलिए निकालते हैं। जैसे M11 का मान निकालना है, मतलब पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ देना है, तो आपका बचेगा कितना, 1 बचेगा, फिर 0 बचेगा और 0 बचेगा 1। इसको एक सारणिक के अंदर लिख लेंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे सारणिक और यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1। फिर क्या करेंगे, किसी भी सारणिक को हल करने के लिए इधर इधर का गुणा करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 0 0 गुणा करेंगे 0, 1 से 0 जाएगा, कितना बचेगा बताइए 0। इस तरीके से आपको निकलना है। M12 का मान निकलना है, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम को छोड़ना है आपको, तो आपका बचेगा 0 0 0 1, तो यहाँ लिखोगे 0 0 0 1। अभी इस सारणिक को हल करोगे तो 0 का गुणा 1 से हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 आएगा, यानी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार M13 का मतलब आप क्या करोगे, पहली रो में जो तीसरा कॉलम उसको छोड़ोगे, इन एलिमेंटों को छोड़ोगे। अब बचा 0 1 और बचा 0 0, ठीक। अब ये जो सारणिक बचा इसको हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 0 और 0 का गुणा 1 से करोगे आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0 आ गया। इसी प्रकार से आप A21 का मान निकालोगे, तो जब A21 का मान, अब यहाँ पर हम सारणिक नहीं बना के बता रहे हैं, सब में यही करना है। A21 का मतलब आप दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ोगे, तो बचेगा 0 0 0 1। 1 का गुणा 0 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 0, माइनस 0 का गुणा 0 से हो जाएगा 0, इसका हल करने पर ये 0 आ जाएगा। अब अगला जो आपका उपसारणिक होगा M22 का मतलब दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ोगे, बचेगा 1 0 और 0 1, तो 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, माइनस 0 का गुणा 0 से हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1। इसी प्रकार आप 23 का मान निकालोगे, तीसरे कॉलम को छोड़ोगे, तो ये आपका बचेगा 1 0 0 0, 0 का गुणा 1 से 0 और 0 गुणा 0 से 0, तो 0 माइनस 0, ये भी आपका आ जाएगा 0। इसी तरीके से 31 का मान निकालना है, यानी तीसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ना है, तो ये आपका बचेगा 0 0 1 0,
तो 0 0 का गुणा कितना हो जाएगा भाई 0 माइनस 1 0 का गुणा हो जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0। इसी प्रकार अब आ जाओगे तीसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो हो जाएगा 1 0 0 0, तो 0 का गुणा 1 से हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 का गुणा 0 से हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। फिर तीसरा कॉलम इसी तरीके से आप छोड़ोगे, समझते जाइएगा, बहुत आसान है आपका। तीसरा कॉलम जब छोड़ोगे और तीसरी रो छोड़ोगे तो 1 कम 1 हो जाएगा आपका, माइनस 0 शून्य में आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया भाई, नवों अवयवों के आपने उपसारणिक का मान निकाल लिया। अब आपको निकालना सहखंड, तो इन्हीं जो ये आपने उपसारणिक निकाला वो लिख दीजिए यहाँ पर आप 0 यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए, क्योंकि 2 1 की वैल्यू यहाँ 0 आई, 2 2 की वैल्यू 1 आई 1 लिख दीजिए, 2 3 की वैल्यू 0 आई 0 लिख दीजिए, 3 1 की वैल्यू कितनी है 0 0 लिख दीजिए, 2 3 की वैल्यू कितनी है 0 0 लिख दीजिए, 3 3 की वैल्यू कितनी है 1 1 लिख दीजिए। अब आपको इसमें बस केवल चिन्ह लगाना है बस, ठीक है। चिन्ह कैसे लगाओगे, 1 1 को जोड़ने पर प्लस संख्या मिल रही है तो प्लस से गुणा करोगे, प्लस लगाओ 0 का, चाहे ना लगाओ, चाहे माइनस हो तब भी ना लगाओ। 1 2 जोड़ोगे विषम संख्या माइनस, ये 0 वाले वैसे ही छोड़ दीजिए। 2 2 ये आपकी सम संख्या मिलेगी, है ना, क्योंकि 0 में कोई भी चिन्ह हो। देखिए 2 2 मतलब प्लस 2 2 करेंगे तो आपका 4 आएगा। सम संख्या में 1 को प्लस से गुणा करेंगे, ये प्लस का 1 ही रहेगा। 0 0 फिर छोड़िए, यहाँ पर 3 3 6 आएगा, 6 एक सम संख्या के लिए इसको प्लस से गुणा करेंगे, ये ऐसे कैसे रहेगा, मतलब जो उपसारणिक का मान होगा वही सहखंड का मान होगा, क्योंकि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 0 0 ज़्यादा आ रहा है और जिसमें 1 आ रहा है तो उसमें संख्या सम आते तो प्लस से गुणा करते हैं, ऑलरेडी पहले से ही प्लस बनी हुई। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो 3 क्रॉस 3 का इसमें एक और सवाल दिया गया है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको नवों उपसारणिक निकालने हैं और नवों सहखंड निकालने हैं। ये प्रयास आप जरूर कीजिए, है ना, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। जब आप प्रयास करोगे तभी आपको आएगा। इस सवाल को देखिए, मैंने जो तरीका बताया इस तरीके को फॉलो करके आप इसके जो है उपसारणिक और सहखंड का मान निकाल के बताइए, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। चलिए अब इसको रफ करते हैं और बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को उपसारणिक और सहखंड के बारे में जानकारी हो गई होगी कि हम जो उपसारणिक निकालते हैं उसमें जब हम चिन्ह लगा देते हैं अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है, जहाँ पर 1 1 प्लस हो जाता है प्लस चिन्ह लगाते हैं, जहाँ 2 1 विषम संख्या आ जाती है वहाँ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं सहखंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे हम बात करें तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, देखिए डेल यहाँ पर लिखा डेल सारणिक के मान को डेल से प्रदर्शित करते हैं, लिखा 5 3 8, ठीक है ना, और फिर लिखा 2 0 फिर 1 लिखा है, फिर लिखा 1 2 3। अब इस सारणिक का मान आपको क्या करना, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, मतलब जो दूसरी पंक्ति के अवयव हैं उसके सापेक्ष आपको प्रसार करना है। प्रसार करोगे तभी सहखंड आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सारणिक का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति बोला गया है, क्या बोला गया, दूसरी पंक्ति। ये भैया R1 होती है पहली पंक्ति, ये होती है R2 दूसरी पंक्ति, ये R3 होती है तीसरी पंक्ति, ये कॉलम होते हैं C1 C2 C3, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R2 के सापेक्ष क्या करने पर भाई, प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अच्छा, प्रसार कैसे करते हैं अभी आप जान जाओगे। प्रसार करने पर मतलब R2 के जो भी एलिमेंट हैं उनके सहखंडों का मान निकाल करके आपको क्या करना है, सारणिक का मान निकालना है, ठीक है, सारणिक का मान। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए तो ये M22 है, M21 है, दूसरी रो का पहला तो M22 है, तो यहाँ पर देखिए M21 है, मतलब विषम संख्या मिली। विषम संख्या मतलब ये आपका माइनस चिन्ह के साथ होगा जब उपसारणिक का मान निकालेंगे। तो देखिए जब हम इस M21 का मान निकालेंगे तो हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक, और 2 लिखने के पश्चात फिर हम सारणिक बनाएंगे। अब जब मैंने इसको छोड़ा तो बचा हमारा 3 8 और बचा 2 3, इसको ऐसे नोट कर लेंगे। बात आती है यहाँ पर चिन्ह की, आपने उपसारणिक निकाला फिर सहखंड निकालते हैं, आपको सहखंडों का प्रयोग करना है। अगर आपने इतना कार्य कर दिया, 2 वाले रो को और कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद इतना नोट कर लिया, तो ये सिर्फ जो मान आया है ये आपका मान आया सिर्फ और सिर्फ उपसारणिक का, लेकिन आपको प्रयोग करना है सहखंडों का। तो जो उपसारणिक का मान होता है, जब उसमें हम चिन्ह लगा देते हैं प्लस माइनस वाले, कैसे लगाते हैं मैंने बताया, तो वो बन जाते हैं सहखंड। तो इसी को हम बनाएंगे अभी सहखंड। देखिए ये जो एलिमेंट है 2, ये उपस्थित है M21 दूसरी रो पहले कॉलम में, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 एक विषम संख्या, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे भाई, माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाएंगे हम दूसरी रो और दूसरे एलिमेंट यानी 0 पर आ जाएंगे भाई।
तो ये दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे, दूसरी रो को छोड़ेंगे। अब ये देखिए माइनस चिन्ह के साथ, तो अगला पक्का 0 प्लस चिन्ह के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि ये M22 है, 2 जोड़ोगे प्लस आएगा, तो प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब ये देखिए बचा आपका 5 और बचा 8। जब आपने दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छोड़ा तो बचा 5 8 1 3, ऐसे लिख लोगे। फिर प्लस के बाद आप माइनस चिन्ह लगाओगे, अल्टरनेट चिन्ह लगते हैं क्योंकि ये 2 हुआ। अब आप निकालोगे 2 3 जोड़ोगे विषम संख्या की, विषम संख्या के लिए माइनस चिन्ह लगाओगे तभी सेकंड बनेगा, जब तक चिन्ह नहीं लगाओगे सेकंड नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना है भाई? 2 3 के स्थान पर 1 है। अब देखिए इस रो और कॉलम कौन होगा आपका? कॉलम तीसरा छूटेगा, तो ये आपका बच जाएगा 5 3 1 2, तो इसको लिख देंगे 5 3 1 2। अब ये भैया सारे सेकंड बन गए आपके, ये सेकंड आपके सारे प्राप्त हो गए। इन सेकंडों का मैंने उपयोग किया। अब इसको हल करेंगे, हमें सार्डिक का मान पता चल जाएगा। -2, देखिए इसको हल करोगे 3 3 का 9 माइनस 4 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 16 प्लस 0 तीनों 25 15 हो जाएगा और 8 कम 8 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3 हो जाएगा। ये आपका -2 गुणे 9 से 16 जाएगा, तो 9 से 16 जाएगा तो ये माइनस का 7 बच जाएगा, और 0 को गुणा किसी भी से करोगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 गुणे 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा। इसको हल करोगे -7 -2 का गुणा प्लस का 14 हो जाएगा, ये 0 छोड़ो, 7 1 का माइनस का 7 14 7 गया आपका, कितना बच गया? 7। यानी इस सार्डिक का मान कितना आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा। मैंने क्या किया? द्वितीय पंक्ति के सेकंडों का प्रयोग करके इस सार्डिक का मान ज्ञात किया, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना? अभी आप परेशान मत होइए, बहुत आसान लगने वाली है ये प्रश्नावली आपको। साथ ही में इसके आगे की प्रश्नावली के क्वेश्चन आप हल कर ले जाओगे जब इस बात को समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर भाई 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है कि तीसरे स्तंभ, यहाँ पर देखिए पंक्ति नहीं बोला है, स्तंभ, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सय खंडों का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? सय खंडों का प्रयोग करके। वैसे भी सय खंडों का प्रयोग करके ही किसी भी सार्डिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रयोग करके आपको देखिए यहाँ पर सार्डिक का मान दिया गया है। सार्डिक का मान ऐसे दिया गया है 1x, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक, 1y और यहाँ पर जी दिया zx, क्योंकि थोड़ा सा हल करने में आपको दिक्कत होती है। तो इस प्रश्नावली में यही ज़बरदस्त क्वेश्चन ही है, का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, तुरंत लगा ले जाओगे। आपको किसका प्रयोग करना है? तीसरे स्तंभ का। तो देखिए मैंने कहा कि ये पहला स्तंभ C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3। तो आप क्या करोगे? C3 के सापेक्ष प्रसार करोगे। C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करोगे तभी सेकंड मिलेंगे कॉलम 3 के। अब ध्यान दीजिएगा भाई, कॉलम 3 के सेकंडों का प्रयोग करना है। तो कॉलम 3 में देखिए यहाँ पर 1 1 होता है, ये 1 2 होता है और ये 1 3 होता है। 1 और 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ से आपका प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है? तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे? देखिए जब प्लस चिन्ह लगाओगे, यहाँ पर आप साड़ी का चिन्ह बना लीजिएगा, प्लस चिन्ह लगाओगे और लिखोगे YZ। ठीक, क्योंकि अगर आप चिन्ह ना लगाते, YZ लगते और YZ हमारा इस कॉलम में पड़ रहा है, इस रो में पड़ रहा है, इतना छोड़ देते तो बचता 1Y और क्या बचता आपका 1Z, ये लिख लेते। तो ये तो बना उपसार्डिक, और इसके आगे मैंने चिन्ह लगा लिया प्लस का। प्लस का चिन्ह कैसे लगाया? क्योंकि ये पहली रो और तीसरे कॉलम में पड़ा था, पहले 1 को और 3 को जोड़ा, 4 है, 4 एक सम संख्या, इसलिए मैंने प्लस चिन्ह लगाया। इसी प्रकार यहाँ पर जब अगला तीसरे कॉलम का अवयव लोगे ZX, तो ZX हो जाएगा भाई माइनस चिन्ह के साथ। आप कहोगे सर जी कैसे हो जाएगा? देखिए भाई, जो ZX है वो तीसरे कॉलम और दूसरी रो में पड़ रहा है। 3 और 2 कितना होगा? 5, एक विषम संख्या मिलेगी तो माइनस चिन्ह लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? माइनस चिन्ह लगाया भाई। अब बचा हमारा 1 और x बचा, और 1 और कितना बचा भाई? Z, इसको लिख लिया। अभी और बचा है तीसरे स्तंभ में। अब तीसरे स्तंभ में मैं देखूंगा ये तीसरा एलिमेंट बचा जो कि तीसरे रो में और तीसरे स्तंभ में, ये क्या बचा? XY। तो यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, यहाँ पक्का प्लस लगेगा, प्लस लगाएंगे। प्लस कैसे लगेगा? ये तीसरी रो तीसरे कॉलम में 3 3 जोड़ोगे 6 आएगा, सम संख्या मिलेगी, इसलिए प्लस चिन्ह लगाओगे। फिर लिखोगे XY, तो XY हमारा तीसरे कॉलम में तीसरे रो में था, बचा आपका 1 X और 1 Y, तो 1 X और 1 Y, ऐसे मैंने लिख दिया। बस हल कर लेना है आपको। देखिए ये आपका जाएगा डेल इक्वल टू YZ। यहाँ पर इस साड़ी का मान निकालेंगे, Z कम Z, माइनस लगाते हैं, 1 का गुणा Y से करेंगे Y हो जाएगा माइनस। ये आपका होगा ZX, यहाँ पर गुणा करेंगे Z कम Z माइनस X कम X, प्लस लगाएंगे XY हो जाएगा, Y के कम Y माइनस X कम X। ऐसे मैंने आपको गुणा करके बता दिया। ठीक है ना? अब इसको हल करेंगे, ये आपका हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू YZ का गुणा Z से हो जाएगा तो YZ स्क्वायर, YZ का गुणा Y से हो जाएगा तो Y स्क्वायर Z हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे,
जेड जेड का गुणा जेड स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, माइनस जेड एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स वाई का गुणा हम वाई से करेंगे तो ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई का गुणा हम एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा भाई। अब इस तरीके से आपको दो दो एलिमेंट में कॉमन लेना है कि सब में जो है एक तरह का जो है ब्रैकेट में बचे। इसके लिए क्या करेंगे, इधर रब कर दें, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आप लोगों ने। देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए भाई ये आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाले पद देखेंगे, यहाँ पर एक है, एक एक्स स्क्वायर है यहाँ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मान लेंगे। तो देखिए इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर का मान लोगे तो जेड माइनस का वाई बच जाएगा। अब मेरा टारगेट रहेगा कि सभी ब्रैकेट में जेड माइनस वाई बचे। अब एक्स वाले कहाँ है, देखिए एक्स वाला एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है। अगर इसमें हम इस तरीके से x कॉमन लेंगे तो ये आपका जेड माइनस वाई ही बचे, तो हम माइनस का x कॉमन ले लेंगे। जब माइनस का x कॉमन लेंगे तो ये प्लस का जेड स्क्वायर बच जाएगा और ये जो प्लस का वाई स्क्वायर ये माइनस का वाई स्क्वायर बच जाएगा। तभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र लग जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी वाला इसमें से a माइनस बी वाला इसमें से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वाली चीज़ इसमें उपस्थित हो गई। आगे अब बात करेंगे, हमारा बचा इतना, इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं वाई जेड। अगर वाई जेड कॉमन लेंगे तो ये बचेगा जेड माइनस का वाई। अगर आपने वाई जेड कॉमन लिया तो एक यहाँ जेड बचा, यहाँ माइनस का वाई बचा, जेड माइनस वाई अब तीनों में कॉमन मिल जाएगा। इसको ले सकते हो डेल इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस का एक्स। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, प्लस का वाई जेड हो गया और ये जेड माइनस वाई हो गया। अब तीनों में आपको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, जेड माइनस वाई। बचा ब्रैकेट में क्या भाई, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से आपने इतना कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स बचा, ये कॉमन ले लिया तो ये आपका बचा जेड प्लस का वाई। क्लियर, प्लस का ये वाई जेड हो गया, क्योंकि जेड माइनस वाई तो आपने कॉमन ले लिया भाई। अब ये हो गया जेड माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा जेड से किया एक्स जेड हो गया, एक्स का गुणा वाई से किया माइनस का एक्स वाई हो गया और प्लस का ये वाई जेड हो गया। ठीक, इसको और हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जेड माइनस वाई। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप इसमें और इसमें अगर देखें तो कॉमन ले सकते हो x, तो ये बचेगा x माइनस जेड। ठीक, और इसमें और इसमें आपको उतना ही कॉमन लेना जितना इतना ब्रैकेट में बचना चाहिए। तो आप अगर माइनस का y कॉमन ले लो तो ये प्लस का x बच जाएगा और ये माइनस का क्या बच जाएगा भाई, z बच जाएगा। अब आप देखोगे ये आपको मिल गया जेड माइनस वाई और इन दोनों ब्रैकेटों में कॉमन मिल गया x माइनस जेड, बचेगा क्या, x माइनस वाई। इसको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो x माइनस वाई, है ना। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, x माइनस वाई और x माइनस जेड, ठीक है, और z माइनस वाई। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अच्छा, काफ़ी विद्यार्थी इस प्रश्न में एक जो है थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं हमारे पास कि सर जी उत्तर माला में तो हमें x माइनस वाई मिल रहा है, फिर y माइनस जेड मिल रहा है, फिर z माइनस एक्स मिल रहा है, तो इसके बाद सब ये लिखा जा सकता है। देखो थोड़ा सा बता ही देते हैं, नहीं आप लोग कमेंट कर सकते हो, लेकिन आंसर ये भी आपका सही है। ठीक है, उसका मतलब इसका मतलब एक ही है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने निकाला, इसको देखिए ध्यान से, मैंने निकाला x माइनस वाई वाई से लिखा रहने देंगे। अब देखिए इसको y माइनस जेड बनाना तो माइनस कॉमन लेंगे भाई, माइनस कॉमन लेंगे तो ये लिखेंगे माइनस एक और ये लिखेंगे y माइनस जेड। ये जेड माइनस वाई था, माइनस कॉमन लिया, y माइनस जेड हो गया। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस जेड था, ये कितना हो जाएगा भाई, z माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए भाई x माइनस वाई हो गया, सब गुणे में है ही, तो माइनस एक का गुणा कितना हो जाएगा बताइए भाई, माइनस एक का गुणा आपका प्लस एक हो जाएगा। अब ये बचा y माइनस जेड और ये बचा z माइनस एक्स। अगर आपको किसी के आंसर में दिक्कत रही हो तो चाहे आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको। क्लियर, तो ये हमारी इस क्लास का था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद। ठीक है ना, इस प्रश्नावली में 5 ही क्वेश्चन है। अब 5वां प्रश्न दिया गया है, देखिए ऐसे एक आपका सारणिक का मान दिया गया है। ये दिया गया है A11 A12 ये होता है, ये A13 होता है, फिर A22 एलिमेंट होता है, मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम का ये हो जाएगा, फिर ये 2 3 हो जाएगा, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। इसका मतलब यही होता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें सही क्या है, देखिए इसमें सही ये है, जब आप ऐसे गुणा करते हो, जैसे मान लीजिए पहली रो के सापेक्ष प्रसार करते हो तो ये A11 लिखते हो, फिर आप सारणिक बनाते हो, छूटता जो है उसको लिखते हो A22 A23
A32 और A33। ध्यान दीजिएगा, A11 तो लिखते हो कि नहीं लिखते हो, और उसके बाद ये सारणिक भी लिखते हो ना। तो जब इसको आप हल करते हो, ठीक है, तो यहाँ हल करने के पश्चात चिन्ह लगा देते हो, तो वो बन जाता है आपका सयखंड। क्या बन जाता है? सयखंड। तो वो जो सयखंड बनता है वो इसी अवयव का तो बनता है। तो जैसे सयखंड को A से लिखते हैं तो इस अवयव का बनेगा, तो A11 लिखेंगे। मतलब A11 अवयव के साथ मल्टीप्लाई होता है कैपिटल A11 का। इसी प्रकार जब A12 पर जाओगे तो मल्टीप्लाई जो लिखोगे सयखंड के, वो A12 कैपिटल A12 से लिखोगे। मतलब चारे ऑप्शन में आपको क्या चीज़ देखना है, देखिए हमारे समझाने का मतलब ये, चारे ऑप्शनों में आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आपका लिखा है A11 तो साथ में गुणे में A कैपिटल A11 लिखा होना चाहिए। अगर फिर प्लस करके लिखा है A12 तो पक्का है कि कैपिटल A12 लिखा होना चाहिए। अगर लिखा है आपका A13, क्योंकि अगर आप पहले रो के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये एलिमेंट मिलेंगी, तो कैपिटल A13 होना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से दूसरी रो के सापेक्ष प्रसार करते हो तो ये आपका हो जाएगा A21, तो ये हो जाएगा A21 कैपिटल A21। अगर आपका ये A22 हो गया तो कैपिटल A22 हो गया, A23 हो गया तो कैपिटल A23 हो गया। समझ रहे हो ना? मतलब सेम ये चीज़ें होनी चाहिए। तो चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए, पहले ऑप्शन में A11 है, फिर A31 हो गया, ये तो कदापि नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में A11 मिला, A12 फिर मिल गया A21, ये भी गलत हो गया। तीसरे में आ जाइए, A21 मिला, A11 मिला, फिर A22 मिला, फिर ये तो ऐसे ही नहीं मैच हो रहा है। लेकिन चौथे ऑप्शन में मैच हो रहा है, A11 A11, ठीक है, फिर A21 ठीक है ना, A21 है आपका। अगर A21 है तो 21 का मतलब समझते हो, वो पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तभी तो A11 आया, फिर A21 आया। A21 कहाँ आएगा? यही वाला तो आएगा एलिमेंट। उसके बाद फिर आ गया होगा A31। आप देख लीजिए, पक्का है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया है। मैं पहले रो के सापेक्ष करके बता रहा था, तो A31 समझ गए ना? मतलब ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बताइए आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को ये प्रश्नावली 4.4 जो है सॉल्व करके दिखाई, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को प्रश्नावली 4 के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।